एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज से सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो भी लोग सीटेट सोशल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे सीटेट के वीडियोस प्रोवाइड कराए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के, जिनसे आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिलेगी और कंटेंट भी आपको काफ़ी मिल जाएगा सोशल साइंस से रिलेटेड। सोशल साइंस पेपर 2 से रिलेटेड ही आपको ज़्यादातर कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं उनकी एक बेहतर समझ यहाँ से डेवलप हो जाएगी। काफ़ी लोगों ने यहाँ से सीटेट ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो पिछले कुछ मंथ्स में वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा पाई थी, लेकिन अभी मैं आपकी कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। पहले क्योंकि मैं खुद के एग्ज़ाम में भी बिज़ी थी और फाइनली EMRS में मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो उसी में मैं बिज़ी थी थोड़ा सा। तो अभी थोड़ा टाइम मिलना शुरू हुआ है, तो इसलिए आपको अभी रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। तो कुछ दिन में लाइव भी आऊँगी, मैं लाइव लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराऊँगी। तो जिन लोगों को कुछ भी डाउट हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जल्दी ही मैं सीटेट की स्ट्रेटेजी पर भी बात करूंगी और कि पेपर 2 आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यहाँ पर जो आज की ये क्लास है हमारी सोशल साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और ये आपको मैं कंपाइल करके भी प्रोवाइड कराती हूँ, जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चंस जो सोशल साइंस का सेक्शन होता है पूरा वो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो ये आपको कंपाइल वीडियो भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, या हम कह सकते हैं 4 सब्जेक्ट्स आपको दिए हैं। आपको बताना इसमें सेकेंडरी लेवल पर कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा होगा। सही ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। साइकोलॉजी जो है ये सब्जेक्ट आपका सेकेंडरी लेवल पर इंक्लूड नहीं होता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आपके इंक्लूड होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इसीलिए आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी लेवल के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान इंक्लूड होते हैं, साइकोलॉजी इंक्लूड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अध्ययन किसके विकास में मदद करते हैं? हिस्टोरिकल स्टडीज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो किसके डेवलपमेंट में ये मदद करते हैं? जो हिस्टोरिकल स्टडीज होती है। यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, लेवल ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट, या फिर हम कहें जो कॉग्निटिव डोमेन होता है उसके लेवल जो होते हैं उनके डेवलपमेंट में ये हिस्टोरिकल स्टडीज मदद करती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता ही है जो ब्लूम ने टेक्सोनोमी दी थी उसमें कॉग्निटिव डोमेन जो है पर्टिकुलर उसके इन्होंने 6 लेवल दिए थे। तो ये देखो 1956 में ये 6 लेवल थे। आप अगर इनको देखेंगे तो ये थे एक तरह से नाउन के फॉर्म में, ठीक है। फिर ये रिवाइज हो गए थे 2001 में, तो ये फिर आपके आ गए वर्ब की फॉर्म में। लेकिन जो इनका मतलब है वो सिमिलर ही है, मतलब इनका नहीं बदला है, बस थोड़ा सा लास्ट में ये इन्होंने चेंज कर दिया है थोड़ा सा। तो फर्स्ट जो लेवल है इसका रिमेंबर है, फिर अंडरस्टैंड है, फिर अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट। तो ये जो लेवल है एक तरह से जो हिस्टोरिकल स्टडीज होती हैं ये लेवल एक तरह से डेवलप करने में, अचीव करने में मदद करते हैं। क्योंकि क्या होता है, पहले आपको किसी चीज़ की नॉलेज होती है या ज्ञान होता है, उसके बाद एक एक करके आप सभी स्टेप्स पे आगे बढ़ते जाते हैं। इन स्टेप्स के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिटेल में डिस्कशन किया है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, बाकी आप वीडियोस देखोगे मेरे, तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। अगर कोई नया है इस चैनल पर तो बिल्कुल टेंशन ना ले, कुछ दिन बाद आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा कि आपको काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। अब देखो ये क्वेश्चंस क्योंकि बड़े हैं तो एक ही पेज पर नहीं आते, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश अलग अलग पेज पर लिया है। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हो और हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। जो चीज़ आपको हिंदी में समझ नहीं आ रही है वो आपको इंग्लिश में समझ में आ जाती है। अगर आप इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे तो इसमें दिया है, इन अ ज्योग्राफी क्लास अ टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट्स लोकेट स्पेसिफिक एरियाज बाय इंगेजिंग देम इन द फॉलोइंग। तो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, तो टीचर जो है अगर बच्चों को हेल्प करना चाहती है स्पेसिफिक एरियाज को लोकेट करने के लिए, तो वो क्या चीज़ में उनको इंगेज कर सकती है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें दी हुई हैं। अभी आपको इसमें से जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो चूज करने हैं। यहाँ पर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं? एक तो हो गया पहला, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स। एक तो जो भी चीज़ें हैं जो हम उनको बताना चाहते हैं उनकी पहचान उनको कराई जाए। टू स्टडी द मैप, दूसरा हो गया मैप उनको स्टडी करना आना चाहिए। और फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन मैप,
तो ये चीज़ें जो है इन चीज़ों में इंगेज स्टूडेंट्स को किया जा सकता है। जैसे कि मैप में हम उनको बोल दें कि मैप को भाई स्टडी करो कि मैप में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन मैप, या कोई भी चीज़ हम उनको बोल सकते हैं कि भाई जैसे किसी लोकेशन के बारे में बोल सकते हैं कि जैसे कोई स्टेट पूछ सकते हैं कि एमपी कहाँ पर लोकेटेड है। कुछ इस तरह से चीज़ें हम उनको करने को दे सकते हैं। तो इन चीज़ों में बिजी करके हम उनको जो है हेल्प करेंगे मैप को समझने में, जिससे कि वो जो है ना स्पेसिफिक एरियाज को भी लोकेट वहाँ पर कर पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। देखो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बच्चे को किसी को हम देंगे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसको एक सीक्वेंस में किया जाता है। वो सीक्वेंस यहाँ पर पूछे गए हैं, किस तरह से इनको किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर कर रहे हैं हम तो किस तरह से उसके स्टेप्स होने चाहिए। यहाँ पर हिंदी में अगर समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सही ऑप्शन की बात करूँ तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। सबसे पहले थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये जो है एक तरह से पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम फॉर्म का फॉर्मुलेशन करेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं इसको प्रॉब्लम क्रिएट करना। कोई हम उनको प्रॉब्लम देंगे ना क्रिएट करके, जिसको हमसे आगे उसको प्रोसेस करने के लिए कहेंगे। और इसके अलावा इसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ। फिर आएगा जनरेट आइडियाज एंड ऑप्शंस। फिर आइडियाज जनरेट होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। भाई हमने उनको प्रॉब्लम दे दी बच्चों को, फिर वो उनके आइडियाज जनरेट होंगे। इसके बाद मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे ना कि किस तरह से ये सॉल्व की जा सकती है। फिर आएगा सेकंड स्टेप, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान्स। जो भी हमने आइडियाज़ जनरेट किए हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये चीज़ की बारी आ जाएगी यहाँ पर। और लास्ट में आ जाएगा इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। इवैल्यूएशन जो हम करते हैं वो लास्ट में करते हैं, मूल्यांकन। जो भी हमने चीज़ की है, जो भी हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं, अब उसका पूरे का इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन के बाद फिर हम रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे उसको। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब हमसे ये कहा गया है कि मान लो आप एक अप्रोच जो है अपना रहे हैं अपने करिकुलम को व्यवस्थित करने के लिए। कौन सी अप्रोच है ये हमारी, ईजी टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर अगर हम पाठ्यचर्या को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो हम किस तरह से ये जो ऑप्शंस हैं उनको हम लगा सकते हैं क्रम से, कि जिससे हमारा जो करिकुलम है वो इजी से मतलब सरल से जटिल बने। मतलब पहले इजी चीज़ें आनी चाहिए, फिर जटिल चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये, पहले आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हो। और सही ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो बच्चे को चीज़ें आती हैं उनसे हम शुरुआत करते हैं। उसको क्या बोला जाता है, सिंपल चीज़ें। तो सिंपल से हम फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, उसी को बोला जाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच। अब जिस चीज़ के बारे में बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है, अगर हम उस चीज़ को रखेंगे तो वो बिल्कुल उनके लिए नई होगी और वो उसे समझ नहीं पाएंगे। उनके पास बस एक ही रास्ता बचेगा, रट्टा लगाने का, जो कि वो बाद में भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम ये अप्रोच लगाते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाली, जिसको बच्चे जानते हैं ऑलरेडी, और उससे फिर हम वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कनेक्ट करके उनको पढ़ाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो स्टेप्स होंगे वो ये रहेंगे कि पहले तो पहला स्टेप आ जाएगा स्टे इन द फैमिली। बच्चे देखो हर कोई बच्चा अपनी फैमिली में रहता है तो उसके बारे में वो जानता है ऑलरेडी, उसके लिए वो सिंपल चीज़ होगी, ईजी चीज़ होगी समझने के लिए। उसके बाद आएगा स्टेप थर्ड, फैमिली नेक्स्ट डोर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रांसलेशन गलत हो गया है, नेबरहुड की यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली। हिंदी में देखो अगर आप, पड़ोस में परिवार। अब एक तो उसका परिवार हो गया, दूसरा हमने दिखा दिया पड़ोस का परिवार, या फिर हम कहें पड़ोस में बाकी सारे परिवार हमने दिखा दिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, सरल से जटिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद आ जाएगा फोर्थ स्टेप, बहुत पहले के समुदाय। अब देखो जो परिवार है हमारा, परिवार से मिलकर बना पड़ोस, और पड़ोस से ही मिलकर क्या बनता है, कम्युनिटी एक बन जाती है। अब जो आज की कम्युनिटी है और जो पहले की कम्युनिटी है उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जब हम आज की कम्युनिटी के बारे में बताएंगे उनको तो उसके बारे में इजीली समझ पाएंगे, और उससे फिर हम पहले की कम्युनिटी के बारे में बताएंगे कि भाई जो पहले के लोग थे वो किस तरह से रहते थे, पहले की जो कम्युनिटीज़ थी वो किस तरह की होती थी। तो ये भी हम इजीली उनको समझा पाएंगे उससे कनेक्ट करके। फिर आपका जाएगा लास्ट में सेकंड स्टेप, भारत के वन क्षेत्र। जो पहले की कम्युनिटीज़ थी वो जंगलों में भी रहती थी, अब उससे जोड़कर हम जंगलों को बताएंगे, जंगलों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो ईजी टू कॉम्प्लेक्स है ना, तो मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं वो इस तरह से स्टेप इनके बन जाएंगे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्र में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। तो मैप्स के बारे में मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ा चुकी हूँ, किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें। मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कंप्लीट कराई हुई है। वैसे मैं अभी नए तरीके से फिर से कराने वाली हूँ, ये प्रीवियस ईयर मैं कराऊंगी, उसके कुछ टाइम बाद मैं कराना स्टार्ट करूँगी नए सिरे से, कि वो पुरानी वीडियोज़ हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर हैं फिर भी, तो आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
जो नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ के वो हम दिखा सकते हैं फिजिकल मैप में। जो फिजिकल मैप होता है उसमें हम बेसिकली ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, जो नदियाँ हैं आपकी, फिजिकल फीचर, तो वो जिसमें होंगे वो फिजिकल मैप कहलाता है। तो ये है बेसिकली फिजिकल मैप, ये होता है फिजिकल मैप। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नदियाँ हैं और यहाँ पर आपको कलर भी दिख जाएगा, ये मरुस्थल है और ये पहाड़ हैं, यहाँ पर प्लेटू है। तो ये जो है फिजिकल मैप का हम यूज़ करते हैं प्राकृतिक चीज़ों को पृथ्वी की दिखाने के लिए। इसके अलावा एक पॉलिटिकल मैप होता है, ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मैप है, जिसमें कि बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं स्टेट्स की या फिर कंट्रीज़ की, इसको पॉलिटिकल मैप बोला जाता है। और तीसरे टाइप का जो मैप होता है वो होता है थीमेटिक। थीमेटिक एक थीम बेस्ड मैप होते हैं, किसी भी चीज़, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग से आप मैप बनाते हो। जैसे कि आपको रोड नेटवर्क शो करना है इंडिया का, तो आप पूरे जो मैप पर रोड नेटवर्क ही शो करोगे, एक थीम हो गई है। तो हमने रोड की थीम ले ली और उसी का हमने मैप डिज़ाइन कर दिया। वैसे ही अगर आपको रेनफॉल दिखाना है कि कितना कहाँ पर बारिश होती है भारत में, तो ये हमने क्या बना दिया, रेनफॉल के लिए मैप बना दिया। तो ये भी एक थीम पर बेस्ड हो गया। और ऐसे ही फॉरेस्ट कवर अगर दिखाना है तो इस तरह का मैप हम यूज़ करेंगे, तो ये भी एक थीम बेस्ड मैप हो गया। तो 3 तरह के मैप होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है। देखो, जो भी आपका लोकल एरिया है, मतलब एक टीचर चाहती है कि जो बच्चे हैं वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी हैं उनके आसपास लोकल एरियाज़ में, उस पर वो जांच कराना चाहती है कि भाई किस तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं लोगों को, जो भी आसपास के लोग हैं। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शंस जो है वो बेहतर रहेंगे इसके लिए। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख लें, इंग्लिश में भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ ए एंड बी। तो 3 ऑप्शन है, पहला और दूसरा इसमें से हम इंक्लूड करेंगे। ऑर्गेनाइज अ विजिट टू द लोकल हेल्थ सेंटर, ये सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। जो भी हेल्थ सेंटर है लोकल, वहाँ की एक विजिट ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अपना खुद का जो है वो एक्सपीरियंस करें कि भाई किस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से इलाज होता है और किस तरह से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। दूसरा जो है हम वो कर सकते हैं, डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन वाई द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू द पुअर। देखो, ये चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी आपके पॉलिटी में। अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़ लें, मैंने कराया हुआ है पूरा चैप्टर, हेल्थ जो आपकी सर्विसेज होती हैं उन पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो उसको आप पढ़ लें। तो इस तरह के कुछ जो क्वेश्चंस हैं ना, ये जो पेडागोजी के इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली चैप्टर से ही ये लेते हैं चीज़ें। तो अगर आपके अंदर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो ये पेडागोजिकल इश्यूज़ पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको आप ईजिली कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि चैप्टर में क्या है क्या नहीं है और क्या जो कॉन्टेंट है हमारा क्या है, तो फिर आपके लिए इसको सॉल्व करने में भी डिफिकल्टी आएगी कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिए। ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, जो आपने किताबें पढ़ी हैं एनसीईआरटी की, तो उसमें से पूछे जाते हैं ये। तो यहाँ पर ए और बी हो जाएगा। सी देखो, यहाँ पर एक तरह से हमसे क्या कहा जा रहा है कि डिस्प्ले डेटा ऑन मॉल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। तो मतलब जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उनका डेटा शो करना। देखो, डेटा वगैरह जैसी जो चीज़ें होती हैं ना, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें रट्टे लगानी होती हैं, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं समझने के लिए बच्चों के लिए। तो ए और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ना कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्यकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल हैं। देखो, हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पर अधिगम प्रतिफल की बात अगर हम करें तो ये होता है लर्निंग आउटकम्स। तो अगर सोशल साइंस का टीचर प्लानिंग कर रहा है एक टॉपिक डिस्कस करने की विच इज सोशल जस्टिस एज एंड मार्जिनलाइजेशन, तो अगर वो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करता है तो क्या इसके लर्निंग आउटकम्स होंगे, यहाँ पर ये बात की जा रही है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, बी को छोड़ करके तीनों सही होंगे। एक तो जब हम सोशल जस्टिस और मार्जिनलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे सोशल साइंस की क्लास में, तो इससे एक तो बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझ लेंगे अच्छे से। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई हाउ मार्जिनलाइजेशन अकर इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में जो मार्जिनलाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है। और स्टूडेंट्स नो टू हुम एंड हाउ सोशल जस्टिस इज डिनाइड। जो सोशल जस्टिस होता है किसे और कैसे ये जो है डिनाई किया जाता है, मतलब किसको नहीं मिलता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस से कौन वंचित रह जाता है एक तरह से, ये बच्चे जान पाएंगे। तो ये जो है 3 लर्निंग आउटकम्स हो जाएंगे अगर हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन के बारे में डिटेल में मैं बता चुकी हूँ आपको पॉलिटी क्लास में, एक बार और थोड़ा सा बता देती हूँ। मार्जिनलाइजेशन होता है
जब कोई एक कम्युनिटी संख्या में कम है, अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं, और उसको समाज से थोड़ा अलग थलग कर दिया जाता है या फिर उसको भेदभाव की नज़र से देखा जाता है, तो वो कम्युनिटी भी खुद से या तो खुद मार्जिनलाइज हो जाती है या तो समाज उसको मार्जिनलाइज कर देता है, यानी अलग थलग कर देता है। तो उसको ही हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। सोशल जस्टिस भी आप जानते ही होंगे कि भाई जिसके साथ किसी भी तरीके का अन्याय हुआ हो और किसी को जो है एक तरह से जस्टिस ना मिला हो सामाजिक तौर पर, तो उसको सोशल जस्टिस बोला जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, मतलब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बच्चे ये सब चीज़ें जो है समझ पाएंगे, मतलब इसके लर्निंग आउटकम्स ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ, इसका मतलब है वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी कि क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं? मतलब कि भाई उन्होंने पहले कुछ और कपड़े पहने हुए थे, फिर उन्होंने बाद में जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। तो अभी हम इसको किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें हमको एक अच्छा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि जो क्लोथिंग जो होती है, कपड़े जो होते हैं, पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है और कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो ये बात भी सही है। तो ए और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो कपड़ों को एक तो हम आराम के लिए पहनते हैं, दूसरा मौके के अनुसार पहनते हैं। भाई देखो, जैसे कि स्कूल है, उसमें आप पार्टी वेयर तो नहीं पहन के जाओगे, या फिर पार्टी है तो वहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म तो नहीं पहन के जाओगे। तो आराम के लिए मौके के अनुसार भी पहने जाते हैं और कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं इसमें। तो ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है? उपयुक्त विकल्प चुनें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर देखने से पहले आप इंग्लिश में भी देख लें। और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैंने बताया था, जो गहराई से बच्चे सोचते हैं या फिर अपने कुछ विचार वो उनके डेवलप हो पाते हैं, अपनी खुद की सोच उनकी एक डेवलप हो पाती है, तो उसको या फिर किसी चीज़ पर गहराई से सोचना, हर पहलू को उसके देखना, किसी भी बात के, उसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, बी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर हम ऐसा करते हैं जो कि डाइवर्स है, मतलब अपने आप में विस्तृत है वो क्वेश्चन, जिसमें कि बच्चा ना तो रट्टे लगा सकता है और ना ही रटा रटाया आंसर दे सकता है, ना कि उसमें याद कर रहा है कुछ, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस जो हैं हमारे क्रिटिकल थिंकिंग जो को डेवलप करते हैं, इंकरेज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को। अभी हम यहाँ पर व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं बहुदलीय व्यवस्था, इसके गुण और अवगुण क्या है। देखो, एक चीज़ के बारे में तो बात नहीं कर रहा है ये, गुण और अवगुण इंसान तभी बता सकता है जब वो उसे बारीकी से ऑब्जर्व करेगा। तो बहुदलीय व्यवस्था के यहाँ पर गुण और अवगुण दोनों ही पूछे गए हैं। दूसरा है यहाँ पर आज के गांवों और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए। अब इसमें भी गहराई से सोचने की जरूरत पड़ेगी, खुद की उसकी सोच भी डेवलप होगी इसमें, कि जो आज के गांव हैं और जो महाजनपद काल में थे गांव, उनकी व्यवस्था में जो डिफरेंस है। देखो, आज का और जब का गाँव सेम तो नहीं रहा होगा, उस टाइम पर इतना डेवलपमेंट नहीं था, आज के टाइम की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो 3 अंतर जो है वो जो बताएगा बच्चा, वो अपने एक तरह से समझ के आधार पर बताएगा, जो कि वो देखता है, खुद से वो देखता है, ना कि कोई इसमें किताब में रटा रटाया कोई आंसर मिलेगा उसको। तो यहाँ पर बी और डी जो है वो क्वेश्चन जो है ऐसे हो जाएंगे जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को एक तरह से इंकरेज करेंगे बच्चे की। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें, देखो इनको हम क्यों नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें पहले क्वेश्चन में दिया है कि हिमालय और गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो ये जो व्यवस्था के बनने की जो प्रक्रिया है, ये कहीं पर मिल जाएगी, किताब में मिल जाएगी, या इंटरनेट पर देखेंगे तो वो मिल जाएगी। ये व्याख्या बच्चा आसानी से कर सकता है, उसमें खुद की उसकी कुछ जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं होगी, उसे तैयार आंसर इसमें मिल जाएगा। ऐसे ही है, झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये उद्योग स्थापित करने की जो स्थितियाँ हैं, ये भी इसके बारे में भी जो है उसको किताब में मिल सकती है जानकारी। तो इसमें भी उसकी खुद की सोच कहीं डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं इसमें उसकी खुद की सोच भी डेवलप होगी, वो अलग अलग तरीके से जो है सोच पाएगा इसमें। तो एक तरह से जो जिससे हमारी सोच को विस्तार मिलता है वही होती है क्रिटिकल थिंकिंग। और तो इसमें ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाएंगे, बी और डी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपको बाकी के जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो भी मैंने कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है प्रीवियस ईयर की,
और जो कंटेंट वाला पार्ट है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसकी भी वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराई हुई है। हिस्ट्री मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कंटेंट कराया हुआ है, कंप्लीट नहीं है, तो मतलब जितनी भी है काफ़ी हद तक आपके काम आ जाएगी। बाकी मैं हिस्ट्री कुछ टाइम बाद स्टार्ट कराऊंगी एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप तब भी वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी ही लाइव क्लास भी कराऊंगी मैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।